Hello, class 7th. Today we are going to continue the chapter Being Neighborly, chapter 9 of your English book. We are on scene 3. A library scene in Lawrence house. The walls of room are lined with books and there are pictures and statues and distracting other cabinets full of coins and curiosities, chairs and tables and a great open fireplace with quaint tiles all around it. A bell rings and the maid walks in. लाइब्रेरी सीन है लॉरेंस हाउस के घर में। रूम की जो वॉल्स हैं उसमें बुक्स की बहुत सारी लाइंस लगी हुई हैं और वहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स और स्टेच्यूज़ भी हैं जो कि फुल ऑफ कॉइन्स के जो कैबिनेट्स हैं उनकी क्यूरिटीज़ है। वहाँ पे चेयर्स और टेबल्स भी हैं और एक ग्रेट ओपन फायर प्लेस है जहाँ पर अट्रैक्टिव टाइल्स लगी हुई हैं ऑल अराउंड इट। और बेल रिंग होती है और मेड अंदर आती है। मेड, डॉक्टर टू सी यू सर। डॉक्टर आपसे मिलने आए हैं सर। नरेटर, Laurie goes away and Joyce amuses herself in her own way and she stands before a fine portrait of an old gentleman when the door opens again and without turning she starts speaking. नरेटर यहाँ पर बता रहा है कि स्टोरी में लॉरी वहाँ से चला जाता है और जो खुद ही हर चीज़ को देखकर अम्यूज़ मतलब खुश होती है। वो एक पोर्ट्रेट के सामने खड़ी होती है जो कि एक ओल्ड जेंटलमैन की है और डोर फिर से खुलता है लेकिन वो टर्न नहीं होती और वो बोलना चालू कर देती है। जो, आई एम श्योर नाउ दैट आई शुडंट बी अफ्रेड ऑफ हिम फॉर ही इज़ गॉट kind eyes, though his mouth is grim and he looks as if he had a tremendous will of his own. He isn't as handsome as my grandfather, but I like him. जो बोलती कि आई एम श्योर मैं उनसे अब नहीं डरूंगी। उनकी जो आइज़ हैं वो काइंड हैं, जो उनका माउथ थोड़ा सा ग्रिम है। ग्रिम मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कड़क है। लेकिन उनकी एक ही हैड अ ट्रेमेंडस विल ऑफ हिज ओन। उनकी एक अलग ही इच्छा है, उनकी पर्सनैलिटी अलग है। वो इतने हैंडसम नहीं है जितने मेरे ग्रैंडफादर हैं, बट आई लाइक हिम, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। ग्रैंडफादर इन हिज ग्रफ वॉइस, थैंक यू मैम। Narrator, Joe gives a squeal of dismay and whirls around. She becomes face to face with old Mr. Lawrence. Poor Jo blushes till she couldn't blush with any redder, and her heart begins to beat uncomfortably as fast as she thought what she had said. For a minute, a wild desire to run away possesses her, but that would be cowardly. So she resolves to stay and get out of the scrape as best as she can. मतलब कि जो है वो अपनी डिसमय मतलब जो उसने गलत किया है उसको सोचकर वो पीछे मुड़ती है और वो सीधे किसके सामने खड़ी थी? ओल्ड मिस्टर लॉरेंस के सामने। पुअर जो ब्लश करती है इससे पहले कि वो सोचती कि उसने क्या कहा। उसका हार्ट बीट करने लगता है अनकम्फर्टेबली और एक मिनट के लिए उसकी डिज़ायर है कि वो वहाँ से सब कुछ छोड़ के भाग जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये कॉवर्डली होगा। कॉवर्डली क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉवर्डली मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ से डर के भाग जाते हैं कायर बनकर। इसलिए फिर वो डिसाइड करती है कि वो वहीं पर रुकेगी और जो उसके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो बेस्ट कर हो सकता है वो करेगी। ग्रैंडफादर, सो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी है? ग्रैंडफादर पूछते हैं कि तो तुम मुझसे नहीं डरती? जो, नॉट मच सर, नहीं। ग्रैंडफादर, एंड यू डोंट थिंक मी एज हैंडसम एज योर ग्रैंडफादर, और तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर जितना हैंडसम हूँ? जो, नॉट क्वाइट सर, नहीं, इतने नहीं। ग्रैंडफादर, एंड आई हैव गॉट अ ट्रमेंडस विल, हैव आई, और हाँ मेरी एक बहुत ट्रमेंडस पर्सनैलिटी है क्या? जो, आई ओनली सेड आई थॉट सो, मैंने सिर्फ यही कहा कि मुझे ऐसा लगता है। ग्रैंडफादर, बट यू लाइक मी इन स्पाइट ऑफ यू, लेकिन इन सब के बाद भी तुम मुझे पसंद करती हो? जो, यस आई डू सर, हाँ I do. Narrator, the answer pleases the old gentleman. He gives a short laugh and shakes Joe's hand and puts his finger under his chin. He turns up her face and examines it gravely. और इस आंसर से वो जेंटलमैन खुश हो जाते हैं, वो हंसने लगते हैं और जो से हाथ मिलाते हैं। वो अपनी फिंगर जो की चिन पर रखते हैं, उसका फेस ऊपर करते हैं और उसे अच्छे से देखते हैं। ग्रैंडफादर, यू हैव गॉट योर ग्रैंडफादर स्पिरिट, ही वॉज अ फाइन मैन माई डियर, ही वॉज अ ब्रेव एंड ऑनेस्ट मैन एंड आई वॉज प्राउड टू बी हिज फ्रेंड। तुम में तुम्हारे ग्रैंडफादर की ही स्पिरिट है, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, वो ब्रेव और ऑनेस्ट इंसान भी थे, मैं उनका फ्रेंड होकर बहुत ऑनेस्ट हूँ। जो सेज कंफर्टेबली, थैंक यू सर, कर्टन्स फॉल। सो दिस वॉज योर चैप्टर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर डूइंग द लेट्स ट्राई क्वेश्चंस। लेट्स ट्राई वन, सर्कल द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द गिवन फ्रेजेस। इन फ्रेजेस का करेक्ट मीनिंग जो भी हो उन्हें सर्कल करना है। रेडी टू ड्रॉप ऑफ मतलब होता है नम ड्यू टू द कोल्ड। टोस्ट हर फीट मतलब होता है कीप हर फीट वार्म।
टॉस अप अ स्नोबॉल मतलब फ्लिंग अ बॉल ऑफ स्नो अप. सफरिंग फॉर सोसाइटी मतलब लोनली एंड वांटिंग कंपनी. बीइंग शट अप मतलब kept indoors to rest. Let's try 2. Meg did not want Joe to step out of the house because it was cold and dull. Second, Joe says that she had a good mind to tell Mr. Lawrence that Lori needs young and lively people around him. By the phrase good mind, she means she thinks that it is a good idea. Third, Lawrence's listless look vanishes and he brightens up because he sees Joe under his window. Answer C. Laurie says it's dull as Tom's up there. By dull as Tom's, he means he was very bored. Joe says, here I am, bag and baggage. My bag and baggage, she means she had come to visit him with things for him. Laurie's lips twitched when he spoke of his mother because he was sad remembering his mother. D. Let's try 3. Question number 1. What did Joe decide to do on a cold and dull day? Why did she decide to do it? जो कोल्ड और डल डे पे क्या करने वाली थी और वो ऐसा क्यों करना चाहती है? जो बाहर कुछ एक्सरसाइज करने जाने वाली थी, उसने अपने साथ एक ब्रूम लिया था और वो स्नो को पाथ से क्लियर करना चाहती थी क्योंकि वो घर में इनसाइड चुप होकर नहीं बैठ सकती थी और वो फायर के सामने लेज़ीली नहीं बैठना चाहती थी क्योंकि वो थोड़ी एडवेंचरस भी थी और इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो बाहर जाकर पाथ को साफ़ करेगी. दैट बॉय इज सफरिंग फॉर सोसाइटी एंड फन. हु सेज दिस टू होम? हु इज़ द बॉय रिफर टू हेयर? व्हाई डिड द स्पीकर मेक द स्टेटमेंट? ये सेंटेंस किसने कहा था और वो बॉय कौन है और स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? तो ये सेंटेंस जो ने कहा था मैक उसके सिस्टर के साथ में. जिस लड़के के बारे में कहा गया है वो उनका नेबर लॉरी है और स्पीकर ये स्टेटमेंट इसलिए बोलती है क्योंकि वो लड़का सिक है और वो अपने घर में ही ऑल अलोन अकेला ही रहता है. उसके पास कोई कंपनी नहीं है या किसी से बात करने के लिए और खेलने के लिए नहीं है. थर्ड, वाई डिडेंट लॉरी हैव एनीबडी टू रीड टू हिम? लॉरी के पास कोई भी ऐसा क्यों नहीं है जो उसके साथ रहकर पढ़ सके या बात कर सके? लॉरीज ग्रैंडफादर रीड टू हिम समटाइम्स. लॉरी के ग्रैंडफादर कभी कभी उन्हें पढ़ा देते हैं बट लॉरी बुक्स डजंट इंटरेस्ट हिम. लॉरी की बुक्स उन्हें इंटरेस्ट नहीं करती. उनका जो ट्यूटर है ब्रुक, वो वहाँ पर नहीं रहता तो वो लॉरी को हर टाइम नहीं पढ़ा सकता. लॉरी के फ्रेंड्स नहीं हैं और जो बॉयज़ हैं वो राउडी हैं और वो बहुत सारी नॉइज़ बनाते हैं और लॉरी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं. वो किसी गर्ल्स को नहीं जानता जो उसके पास आकर उसके लिए पढ़ सकें. Fourth, how did Laurie know the names of March sisters even though he hadn't met him? Laurie March sisters से नहीं मिला लेकिन फिर भी उसे सबके नेम्स पता हैं, तो ऐसा क्यों? So answer is लॉरी नेम्स मार्च सिस्टर्स के नेम्स जानता है क्योंकि उसने उन्हें एक दूसरे को बुलाते हुए देखा है. वो उनके घर की तरफ देखा करता था और वो उनको गुड टाइम्स शेयर करते हुए भी देखा करता था. जो फैमिली में गुड टाइम्स होते हैं वो विंडो के थ्रू उन्हें इवनिंग में देखा करता था जब लैम्प्स लाइटेड होते थे और वो सिस्टर्स अपनी मदर के आसपास बैठकर टेबल के आसपास एक हंसती थी और एक दूसरे से बातें किया करती थी. फिफ्थ, we are not strangers, we are neighbors, and you need not think you would be a brother. Who said these words to whom? Why did the speaker need to say these words? ये words किसने किससे कहे थे और ऐसा कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो ने ये लॉरी को कहा था क्योंकि he hadn't met anyone since he had thought he might be a bother. क्योंकि उसने ऐसा कोई भी नहीं सुना था क्योंकि लॉरी ने ऐसा सोचा कि शायद किसी को बॉदर करेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा. लेकिन जॉन ने कहा था कि हम तो नेबर्स हैं और ही इज़ ऑलवेज़ वेलकम. जो उसको अश्योर करती है कि वो हमेशा वहाँ पर वेलकम है और उसको ये भी बताती है कि दे टू वर न्यू टू द प्लेस. वो भी इस प्लेस में नई थी लेकिन they know everyone as one needs to make an effort to visit people then one is friends as many places to go to. और फिर उन्होंने बोला कि अगर हम बाहर जाकर सबसे बात करेंगे तो दूसरे भी हमसे आकर बात करेंगे. क्वेश्चन 6, thank you ma'am. Who says this to whom? Why does the speaker need to say thank you? What idea do you get of the speaker's nature from the play?
थैंक यू मैम किसने कहा था? मिस्टर लॉरी के ग्रैंडफादर ने जो से कहा था। मिस्टर लॉरेंस ने जो को अपनी तारीफ़ करते हुए सुन लिया था कि उनकी काइंड आइज़ हैं। जब वो उनकी पोर्ट्रेट को देख रही थी, वो उनको ट्रेमेंडस विल का मैन भी बोल रही थी, ऑल्दो इज़ अ लिटिल ग्रिम, और ये भी कहती हैं कि वो सिर्फ उन्हें पसंद करती हैं, इसीलिए उन्होंने थैंक यू कहा था। और स्पीकर का नेचर कैसा हमें लगता है, तो उनका नेचर ऐसा पोर्ट्रे किया गया है कि अनसिम्पैथेटिक और स्ट्रॉन्ग मैन है, जो इतनी केयर नहीं करता है। लेकिन जब वो जॉ से मिले थे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वो एक इंसान है, काइंड इंसान है, और वो प्लीजेंटली सबसे बात करते हैं। ठीक है, सो दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ वी आर गोइंग टू द वर्ड पावर। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? जब दो वर्ड्स को, अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर एक कॉमन वर्ड बनता है, लेकिन उस कॉमन वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है, तो वो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। ईयर एक, नोटबुक। लेट्स ट्राई 5 में हमें इन सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट में हाउसकीपर, लाइफलेस, हैंडसम, ग्रैंडफादर। डी में स्नोबॉल, ई में अर्थक्वेक, एफ में बटरफ्लाइज, जी में आफ्टरनून, एच में बैकपैक्स। लेट्स ट्राई 6 में आपको इन तीनों में से जो भी कंपाउंड वर्ड नहीं है उसको अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है। तो फर्स्ट में प्लेट्यू, बी में स्पाइन, थर्ड में फ्लो, फोर्थ में अलोन, फिफ्थ में डेस्क, सिक्स्थ में शूज़, सेवन्थ में कंप्यूटर, एट्थ में रेस्टोरेंट, आई में लाइट, और जे में अंडर। ये सारे कंपाउंड वर्ड्स नहीं हैं। So students, this is your let's try 1 to 6 of this chapter.